जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माली साहब एजुकेशन में, जहां अपन पढ़ रहे हैं लेवल स्टैंड के लिए फिजिक्स। तो आज की जो ये क्लास है वो अपनी आखिरी क्लास है, ना कि फिजिक्स की, बल्कि जो एसएसएम वाला चैप्टर है, सरल अवध गति वाला चैप्टर है, उसकी आखिरी क्लास है और आखिरी टॉपिक यानी कि अनुनाद, रेजोनेंस। इस टॉपिक में अपन सीखने वाले कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक, रेजोनेंस मतलब आपने चीजें पढ़ी भी हो। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे अपने को मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ पीक पीक मतलब बहुत ज्यादा चीजें मिलती है, अगर आयाम हो या फिर कुछ भी चीज हो, मतलब रेजोनेंस इसी में नहीं, हर जगह आएगा। ठीक है, आगे भी आप पढ़ोगे, हायर स्टडी के लिए भी जाओगे तो रेजोनेंस ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बार आता रहता है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, अपन मैक्सिमम मतलब क्या बोलते हैं, अपने को मैक्सिमम एनर्जी या फिर ऊर्जा की सप्लाई होती है। ठीक है, समझते हैं कैसे क्या होगा। अब देखो, उस रेजोनेंस टॉपिक को पढ़े उससे पहले एक दो टॉपिक के छोटे छोटे उनको समझना जरूरी है। ठीक है, ताकि फिर उससे मालूम पड़ेगा भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, स्वाभाविक आवृत्ति क्या होती है, ये सारी चीजें। और बहुत बार चूंकि ये टॉपिक उस रेजोनेंस से लिंक है, कहीं ना कहीं उनका लिंक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस आप इनको समझे बिना नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मुक्त दोलन। क्या टॉपिक है? मुक्त दोलन। अब ये टॉपिक नाम से आ गया है कि मुक्त दोलन अभी, लेकिन इसकी जो सारी चीजें मैंने पहले बता दी है। इसमें जो पॉइंट्स है वो अपन ने पहले जब एसएसए में पढ़ा था तो अपन ने पहले सारा डिस्कस किया हुआ है। क्या बोल रहा है देखो, बाहरी बल की मतलब जो बाहरी बल है उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि कोई बाहरी बल नहीं है, कोई बाहरी बल नहीं है, एवं जो रिस्टोरेशन फोर्स होता है उसके इफेक्ट में, यानी कि प्रत्यानयन बल के इफेक्ट में होने वाला दोलन। देखो, बाहरी फोर्स यानी कि कोई दूसरा बाहरी फोर्स नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि भाई एसएसएम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स तो आएगा ही, इस प्रत्यानयन बल के बिना तो आपका एसएसएम होने नहीं वाला। ये तो हो गई, ये तो हो गई, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो होगा लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि झूला झूल रहा है तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जो स्प्रिंग है उसका एसएसएम हो रहा है तो वो स्प्रिंग वाला फोर्स है, वो कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन बाहर से कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, बाहर से कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो यदि बाहर से कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स के इफेक्ट में दोलन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मुक्त दोलन। उसको क्या बोलते हैं? फ्री ऑस्किलेशन। ठीक, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका आयाम, आवर्ती एवं ऊर्जा अनंत समय तक नियत रहती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। मुक्त दोलन की आवर्ती वास्तविक, मूल या स्वाभाविक आवर्ती कहलाती है। यानी कि इस स्थिति में जो मुक्त दोलन की आवर्ती होगी उसको बोलेंगे वास्तविक, या फिर बहुत बार मूल भी बोल देते हैं, या फिर स्वाभाविक। वास्तविक आवृत्ति, मूल आवृत्ति या स्वाभाविक आवृत्ति बोले, तीनों ही सेम है। ठीक है, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब कहने का मतलब ये होगा भाई कि फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये स्प्रिंग की मास को एम लगा हुआ है, ये क्या है? सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस है जहां पे ये मास रखा हुआ है। अब आपको एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई बाहर से लगातार नहीं लगना चाहिए, आपको पहली बार खींच के तो छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, एसएसएम के होने के लिए दो कंडीशन तो बहुत जरूरी है। एक तो कोई ऐसा जो शॉर्ट बाहर छोटा सा फोर्स दो, एक बार खींच के छोड़ना या फिर ऊपर उठा के नीचे छोड़ना, ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको स्टार्टिंग में करनी ही पड़ेगी। जैसे कि झूला है, झूला है, आप थोड़ी कि झूले में जाके बैठ गए और झूला अपने आप स्टार्ट हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप या तो आपको कोई धक्का देता है आगे, एक बार आपको धक्का देकर छोड़ देता है, फिर आप ऐसे ऐसे करते हो। ठीक है, या फिर आप अपने जो पैर है, पैर से नीचे की तरफ ऐसे मतलब मारते हो ना, ऐसे पैर, कोई एक झूला झूल रहे हो गांव में, वो की होता है ना, और कोई धक्का देने वाला नहीं हो, तो क्या जमीन से पैर मार के पीछे जाते हो, फिर वापस जाते हो। तो कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए, तो एक बार तो अपने को खींच के छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको तो बाहरी फोर्स माने मत, ठीक है, वो तो चाहिए। दूसरा अपने को रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि वापिस उसको माध्य स्थिति को खींचेगा, वो भी चाहिए। दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा कोई तीसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, ये समझ लो, ठीक है। उसके अलावा कोई बाहरी फोर्स नहीं होना चाहिए, दो तो होने चाहिए। एक तो जो अपन स्टार्टिंग में खींच के छोड़ते हैं वो, और एक जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स, जो इसको माध्य स्थिति को खींचेगा मीन पोजीशन की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो चाहिए, ठीक। दूसरा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो मैं यदि इसको खींच के छोड़ू, यदि मैंने इसको खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, अपनी माध्य स्थिति की तरफ ऐसे ऐसे दोलन होता रहेगा, दोलन होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। भाई रोकने वाला कौन होगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो खींचा, मैंने जो वर्क किया, मैंने वर्क करके इसको एनर्जी दे दी। भाई मैंने इसको खींचा तो मैंने स्प्रिंग फोर्स के विरुद्ध वर्क किया, उसको एनर्जी सप्लाई कर दी, और एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ गई। फिर वापस छोड़ा तो यहाँ आ गई किसमें, काइनेटिक, वापस दब गया पोटेंशियल। तो मतलब पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल, ऐसे 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 मूवमेंट होता रहेगा, होता रहेगा, और कभी रुकेगा ही नहीं, अनंत समय तक, इनफाइनाइट समय तक। कंडीशन ये है कि कोई तीसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, हवा का दबाव, या ये वो भी क्या अपने एक फोर्स है, ठीक है, जो घर्षण बल है वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी कोई बाहर की चीज नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये अनंत समय तक ऐसे दोलन करता रहेगा, तो अनंत समय तक दोलन करता रहेगा। तो सात बात है, इसके जो आयाम है, ठीक है, जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अब आवृत्ति है, और इसकी जो एनर्जी है वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो नियत रहेगी। बात क्लियर, समझ गए। और इस केस में इसकी जो आवृत्ति होगी उसको बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। तो ये है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी कोई ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए जो इसका मतलब घर्षण बल वगैरह जो इसका विरोध करे, ताकि इसका जो मूवमेंट है वो आसानी से चलता रहे, बस कुछ भी डिक्रीमेंट नहीं हो, ठीक है। बात क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है डैम्प्ड ऑस्किलेशन, डैम्प्ड ऑस्किलेशन। किसी बाहरी विरोधी बल की उपस्थिति में कोई बाहर से विरोध करने वाला, ऑस्किलेशन का, एसएसएम का विरोध करने वाला कोई बल उपस्थित हो, तो उस बल की उपस्थिति में जो ऑस्किलेशन होता है उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ठीक है। किसी बाहरी विरोधी बल की उपस्थिति में दोलन, समझ गए, तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशन। और इस प्रकार का जो बल है उसको बोलते हैं अवमंदन बल, ऐसे विरोधी बल को अवमंदन बल कहते हैं, और इस प्रकार के दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। बात क्लियर, अवमंदित दोलन होगा कब, कि बाहरी विरोधी बल, जो उसका अपोज करने वाला बाहरी विरोधी बल की उपस्थिति में, ऑस्किलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स, दिस एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। उदाहरण क्या है, घर्षण बल, फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, घर्षण बल, ठीक। अब होगा क्या, तो ये घर्षण बल वगैरह आएगा, कोई बाहरी ऐसा फोर्स आएगा, तो होगा क्या, होगा ये कि आयाम तथा ऊर्जा समय के साथ घटते जाएंगे, आयाम तथा ऊर्जा समय के साथ घटते जाते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो क्या होगा, आपका ग्राफ ऐसे, ये किसका उदाहरण है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन का। ऐसे अगर एग्जाम में पूछ भी लग रहा, ये मैंने पीछे बनाया था, पीछे वो क्या था, वो मुक्त ऑस्किलेशन था, कि ठीक है, मुक्त दोलन, क्योंकि उसमें नियत था सारा। जबकि इसमें देखो डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, थोड़ा घटा, थोड़ा घटा, और घटा, और जाके धीरे धीरे जीरो हो गया, देखो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर जीरो जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों होता है, इसको जीरो किस कारण होता है, इस अवमंदन बल के कारण, डैम्पिंग फोर्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं घर्षण की, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये मास लगा हुआ है, ठीक है। अब ये दोलन करेगा तो यहाँ अगर घर्षण होगा, इस एम मास और इस जमीन सरफेस के बीच में घर्षण होगा, तो आप एक बार खींच के छोड़ोगे तो इस घर्षण के कारण जो आपकी एनर्जी होगी ना, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो अच्छे से थोड़ा देखते हैं, हाँ, तो आप जो खींच के छोड़ोगे, यहाँ पे आपने खींच के छोड़ा यहाँ तक, तो आपने क्या दी इसमें
अपनी एनर्जी कुछ दे के इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी, आपने खींचा ना तो आपने वर्क किया, कुछ एनर्जी दी, तो ये सारी एनर्जी किसमें आ गई, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और ये माध्य से दी, तो इसको इसके ऐसे 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 होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि ये जो यहां से यहां तक आएगा ना, इस पॉइंट तक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तो बदलेगी, लेकिन कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में इस घर्षण के कारण व्यस्त हो जाएगी। तो यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में नहीं आएगी, फिर वापस जाएगा आगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से सारी की सारी काइनेटिक यहाँ के पोटेंशियल में नहीं बदलेगी, क्योंकि आधी भी रास्ते में फिर से घर्षण में व्यस्त हो जाएगी। तो क्या होगा, पहली बार तो आप इतना खींच के छोड़ोगे तो इतना होगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा तो इतना, फिर थोड़ा इतना, थोड़ा धीरे 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 डिक्रीज होते 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 आपका आयाम जीरो, एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, रीजन क्या है, ये घर्षण, घर्षण लग रहा है तो अब एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है तो आयाम धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, आयाम डिक्रीज, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, साथ साथ एनर्जी भी साथ साथ डिक्रीज होती जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अपन झूला झूलते, ठीक है, तो झूले में क्या होता है, ये भाई एक बार ऐसे होता है गांव में, ये वो डोरी लगी हुई है, तो दूसरा भी कोई भी झूला, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। चलो यहाँ पर बैठते हैं तो कोई तो अपने को क्या करता है, खींच के छोड़ देता है, खींच के छोड़ दिया, तो लेकिन क्या होता है, खींच के छोड़ने के बाद बहुत जो पहली बार जाते हैं वो दूर जाते हैं, धीरे 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 वो आके झूला एकदम से रुक जाता है। मतलब पहली बार खींच के यहाँ छोड़ा तो आप यहाँ तक जाओगे, फिर दूसरी बार वापस ऐसे 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 कम होते होते फिर झूला रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि हवा का दबाव, ठीक है, हवा का दबाव होता है, फिर जो ये रस्सी जहां बंदी होती है इसके और इसके बीच में घर्षण होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, फैक्टर मतलब एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिस कारण ये होता रहता है। अगर मान लो कि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण बल जो कि एसएसएम के लिए चाहिए, तो ये क्या होता है, एक बार आपने ऐसे खींच के छोड़ दिया ना, फिर वो झूला झूलते रहेगा रात दिन भर, बोले वो भूतनी नहीं झूलती क्या, गांव में बोलते हैं ना भाई, ठीक है, हाँ, बस ऐसे झूलते रहने का, क्योंकि उसको रोकेगा कौन, रोकने वाला कौन होगा, कोई ना कोई तो, या तो आप जाके रोकोगे तो आप भी क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, आप भी क्या हो, डैम्पिंग फोर्स हो। अगर वो बाहर से जाकर रोक रहा है तो वो भी क्या, डैम्पिंग फोर्स ही है, ठीक है। तो विदाउट डैम्पिंग फोर्स ये रुकेगा नहीं, समझ गए, डैम्पिंग फोर्स चाहिए इसको रोकने की, और रियल लाइफ में अपनी डैम्पिंग फोर्स होता ही है, ठीक है, बात क्लियर। क्योंकि बिना घर्षण वाली कोई सतह पर तैयार की जा सकती है नहीं, ठीक। झूला झूल रहे हो तो यहाँ पर भी घर्षण होगा, हवा का दबाव होगा, बहुत सारी चीजें होगी, तो इसीलिए झूला अपने आप रुक जाता है। ये सब नहीं होता तो झूला चलते ही रहता, झूला अगर चलते ही रहता तो उसको बोलते मुक्त दोलन, लेकिन अब चूंकि रुक रहा है अपने रियल लाइफ में रुक जाता है तो उसको बोलते हैं अवमंदित दोलन, बोलते हैं अवमंदित दोलन। अगर आपसे पूछे कि आप रियल लाइफ में क्या फेस करते हो, तो एक्चुअली में रियल लाइफ में जो आप झूला झूल रहे हो ना, वो किसका उदाहरण है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन का, अवमंदित दोलन, क्योंकि वहां पे बहुत सारे दूसरे फोर्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे दूसरे फोर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। और अपन ने जो एसएसएम वगैरह पढ़े, जो स्प्रिंग के वगैरह, वो कैसे पढ़े, मुक्त दोलन वाले, वहां अपन ये मान के चल रहे थे कि कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, जो उसको रोके, मतलब, ठीक, बात क्लियर। तो ये हो गया डैम्प्ड ऑस्किलेशन। इस केस में क्या होगा, ये बात ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज विद टाइम, आयाम तथा ऊर्जा समय के साथ घटते जाते हैं, ये बात खोपड़ी में बिठा के रखना। चलिए अब देखिए, अब पढ़ते हैं मेंटेन्ड ऑस्किलेशन, पोषित दोलन, इन्हें कुछ पोषण दिया जाए, क्या दिया जाए, पोषण, हिंदी में बोलते हैं ना पोषण, पोषण देना, पोषित दोलन, मेंटेन्ड ऑस्किलेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अवमंदित दोलन को यदि बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए, ऊर्जा बोलो या फिर फोर्स बोलो, भाई आप यदि फोर्स लगाओगे कुछ वर्क होगा, वो अपने पे क्या एक ऊर्जा है, ठीक है, तो बाहर से इतनी ऊर्जा दी जाए या फिर कुछ इस प्रकार का फोर्स बाहर से मेंटेन किया जाए कि आयाम तथा ऊर्जा नियत रहे, कि आयाम तथा ऊर्जा नियत रहे, यानी कि सप्लाई एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू डैम्प्ड ऑस्किलेशन टू मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी। यानी कि आपको पता है कि जब डैम्प्ड ऑस्किलेशन होता है, अवमंदित दोलन होता है, तो उसमें क्या होता है,
समय के साथ ये जो आयाम है वो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता जाता है, घटते 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 जीरो हो जाता है। तो साफ बात है ये किस कारण होता है, घर्षण के कारण। घर्षण क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है और उसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, घटा रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में नष्ट कर रहा है। तो अगर बाहर से कोई एनर्जी ऐसे सप्लाई की जाए कि वो फिर से उसके काम में आ जाए, कि जितना लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई हो जाए, समझ गए। तो इस टाइप का यदि कोई बाहर से फोर्स लगाओ, ठीक है, या तो कोई फोर्स लगा दो या फिर कोई एनर्जी, मतलब एनर्जी देना मतलब ये हुआ फोर्स लगाना, ऊर्जा दी जाए मतलब फोर्स लगाना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो उसके सपोर्ट में रहे, जो उसके सपोर्ट में रहे, ताकि क्या हो, जो ये एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या हो, मेंटेन किया जा सके, इसलिए लॉस हो रहा है उसको उसकी भरपाई की जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। बात क्लियर। यानी कि जैसे कि घर्षण बल है, घर्षण बल से इसका आयाम तथा एनर्जी क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। तो आप उसके सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाते जाओ, ताकि जो आपने मतलब लॉस किया है उस लॉस की भरपाई हो जाए। तो उस टाइप के जो ऑस्किलेशन उसको बोलते हैं मेंटेन्ड ऑस्किलेशन, पोषित दोलन। तो क्या बोलते हैं, मेंटेन्ड ऑस्किलेशन, पोषित दोलन। बात क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फोर्स्ड ऑस्किलेशन। क्या आता है, फोर्स्ड ऑस्किलेशन। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपका जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है वो इससे ही लिंक है। रेजोनेंस सवाल भी पूछा गया है, लेबर स्टेट में नहीं, बाकी एग्जाम में, कि रेजोनेंस जो टॉपिक हो किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, तो वो फोर्स्ड ऑस्किलेशन का उदाहरण है। फोर्स्ड ऑस्किलेशन में ही क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस किसमें होता है, अनुनाद किसमें होता है, फोर्स्ड ऑस्किलेशन। किसमें होता है, फोर्स्ड ऑस्किलेशन। बात क्लियर, ठीक है भाई। तीन चीज तो समझ गए ना, एक तो मेंटेन्ड, तीन चीज, एक तो जिसमें बाहर से कोई फोर्स वगैरह नहीं हो तो क्या होगा, आयाम एम्पलीट्यूड नियत रहते हैं। फिर बाहर से कोई ऐसा ऑपोजिट फोर्स हो तो साफ बात है आयाम और एम्पलीट्यूड घटते हैं। फिर जो घट रहा है उसको मेंटेन करने के लिए यदि बाहर से कुछ सपोर्टिंग वाला फोर्स दिया जाए तो आयाम और एनर्जी का नियत रहते हैं, उसको बोलते हैं पोजिट मेंटेन्ड। ये तीन तो समझ गए। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ। मेन टॉपिक मतलब ये समझ लो, यहां से स्टार्ट होता है, यहां से रेजोनेंस यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन उन सबको समझना जरूरी था, ठीक है। हाँ, फोर्स्ड ऑस्किलेशन यानी कि जब कोई पिंड बाहरी आवर्ती बल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई पिंड बाहरी बल, मैंने बाहरी बल के जगह बाहरी आवर्ती बल क्यों लिखा, बाहरी आवर्ती बल का मतलब है कि वो लगातार ऐसे मतलब टाइम टू टाइम लगता रहे, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में लगता रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है। तो बाहरी आवर्ती बल के इफेक्ट में क्या करता है, दोलन करता है, तो इसको फोर्स्ड ऑस्किलेशन होता है। द ऑस्किलेशन इन विच ए बॉडी ऑस्किलेट अंडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। कैसा फोर्स होना चाहिए, पीरियोडिक फोर्स, कॉल्ड फोर्स्ड ऑस्किलेशन। ये क्या कहलाता है, फोर्स्ड ऑस्किलेशन, ठीक है। बात क्लियर। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, झूला झूल रहे हो, ठीक, जब झूला झूल रहे हो तो झूले को कोई आया भाई साहब, उसने खींचा और छोड़ के निकल गया, ठीक है, छोड़ के चला गया। झूला झूल रहे, अब बाहर से कोई और आएगा, वो ऐसे धक्का दिया, एक बार धक्का दिया, फिर से वापस आया, फिर से धक्का दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको आवर्ती बल लगा रहे हो। ये क्या अपने आप में पीरियोडिक फोर्स है, ठीक है, लगातार एक टाइम पीरियड बाद लग रहा है, ठीक है, आप धक्का दे रहे हो ना, लगातार एक टाइम पीरियड बाद ऐसे धक्का देते हो ना, या फिर, ठीक है, तो वो लगातार एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन। उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑस्किलेशन। समझ गए, आप बार बार उसको फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो ऑस्किलेशन, ठीक है, हाँ, उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑस्किलेशन। बात क्लियर, ठीक है। अब इस फोर्स्ड ऑस्किलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है टॉपिक रेजोनेंस। क्या आता है, रेजोनेंस, अनुनाद। उसको समझिए, तो समझ गया कि जब कोई पिंड बाहरी आवर्ती बल, कौन सा बल है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, बाहरी आवर्ती बल, यानी कि झूले को लगातार आप धक्का दे रहे हो, हर एक
वहां जाके फिर से आया तो फिर से धक्का दिया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद आप धक्का दे दो, आपका फोर्स क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसको अपन वो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑस्किलेशन। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑस्किलेशन। चलिए अब देखिए, कोई भाई साहब यदि झूला झूल रहे हैं, इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई कोई झूला झूल रहा है, ठीक है, झूला झूल रहा है, अब आप गए, अचानक जाके जब पहली बार उसको जब धक्का देने की कोशिश करोगे या फिर पहली बार, तो आपका तालमेल नहीं बैठता, ठीक है, उसके साथ आपका तालमेल नहीं बैठता, पहली बार आपसे या तो आपसे आके उसकी टक्कर हो जाती है, या फिर उसका आना और आपका मतलब बिल्कुल वो मैच नहीं करता, मतलब फ्रीक्वेंसी। लेकिन जैसे जैसे आप एक बार धक्का दोगे, दो बार करोगे, एक भी टाइम आ जाता है आपको टच, ऐसे आपको ध्यान पड़ जाता है वो किस टाइम आपके पास आने वाला है और आप उसको किस टाइम फोर्स देने वाले हो, बिल्कुल वो फ्रीक्वेंसी है ना मैच कर जाती है, वो आवृत्ति मैच कर जाती है, आप डायरेक्टली फिर आपको मालूम पड़ जाता है। नहीं तो पहली बार में ये आपको आइडिया नहीं रहता कि वो कहां तक आ रहा है और मेरे को कहां से ये यहां से फोर्स लगाना है या नीचे से फोर्स लगाना है, कहां से, मतलब ठीक है। तो वही बस वही बात है कि आप क्या हो, एक एक्सटर्नल फोर्स हो, और वो क्या है, झूला झूलने वाला वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब उसके साथ मैच हो तो उस केस में फिर झूला बहुत अच्छे से मतलब ऊपर नीचे होता है, ठीक है, अपने को मैक्सिमम मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड मिलता है, और उसी घटना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। सिंपल सी बात है, उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। यानी कि जब दोलन करने वाला जो पिंड है, ठीक है, पिंड पर लगाए गए बाहरी बल की जो आवृत्ति है, उस पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति यानी कि नेचुरल जो ऑस्किलेशन कर रहा है उसके ऑस्किलेशन करने की फ्रीक्वेंसी और आपके फोर्स लगा बाहर से फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी मैच हो तो बिल्कुल से आसानी से काम होगा, अच्छा वाला, ठीक है, बराबर हो, तो दोलन का आयाम बहुत अधिक प्राप्त होता है तथा बाहरी बल से दोलन को अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, देख लो, तथा बाहरी बल से दोलन को अधिकतम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई तो झूला झूलते हुए आ रहा है, जब पहली बार धक्का दोगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कहां से उल्टा हो सकता है, आप उसके लिए डैम्पिंग फोर्स का काम करो, उसको रोकने का काम करो, लेकिन एक दो बार धक्का तो फिर आपको उसका मालूम पड़ता है कि किस पोजीशन पे आ रहा है, कहां से धक्का लगाना है, तो वो फिर उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होना, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच होना। बात क्लियर, ठीक है। तो हाँ, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद, तथा इस स्थिति में आवृत्ति को क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। रेजोनेंस व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर, the frequency of external force is equal to the natural frequency of the oscillator, then amplitude of oscillator becomes maximum, this incident called resonance and this frequency is known as resonance frequency। बात क्लियर। तो क्या हो कि जो बाहरी बल लग रहा है, जो बाहर से पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, आवर्ती बल लग रहा है, उसकी आवृत्ति और जो उसकी जो मूल आवृत्ति है, स्वाभाविक आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच कर जाए, दोनों सेम हो जाए, मैच कर जाए, तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम एनर्जी का सप्लाई होता है, अधिकतम ऊर्जा आप उसको सप्लाई कर सकते हो, बस और अपने आप एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब देखो, एक फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू एफ नॉट एम स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, रटने का काम नहीं है, क्या चीज काम की मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें अपन ये मान के चल रहे हैं कि भाई कौन कौन का फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, एक लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसमें डैम्पिंग भी हो रही है, यानी कि इसमें कोई अवमंदन बल भी लग रहा है जो उसका विरोध कर रहा है। बात क्लियर, ठीक है। और फिर तीसरा कि बाहर से कोई अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल बाहरी आवर्ती बल भी लगा रहे हैं, तीनों कंडीशन में। तो ये तो क्या होगा, ओमेगा ये है बाहरी बल की आवृत्ति, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका, जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा क्या होता है, बाहरी बल की आवृत्ति। ओमेगा नॉट क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो। और बी क्या है, अवमंदन गुणा, डैम्पिंग कांस्टेंट, यानी कि जो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका जो मतलब विरोध करने वाला है उसका, ठीक है, तो डैम्पिंग कांस्टेंट। अब मैंने बताया था कि रेजोनेंस की इसमें क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये कब होगा, रेजोनेंस की स्थिति में, ये लिख लेना, रेजोनेंस की स्थिति में, ठीक है। तो
इन द केस ऑफ रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा, ये पार्ट बन जाएगा जीरो, ये पार्ट क्या बन जाएगा जीरो, पार्ट क्या रहेगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रूट है तो घात कैंसिल हो जाएगी, एफ नॉट अपॉन बी बाय ओमेगा, एफ नॉट अपॉन बी बाय ओमेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर चीज क्या है, ये जो एफ नॉट आप देख रहे हो ये जो बाहरी बल है उसका वाला फोर्स है, ठीक है, ये बी, ये क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट, ये ओमेगा उसकी क्या आवृत्ति है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये क्या है अपना एम्पलीट्यूड आयाम, ये क्या आयाम है, ये फॉर्मूला किसका है आयाम का, एम्पलीट्यूड किसका है एम्पलीट्यूड का। तो अब आप यहां से देखोगे कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कब, मैक्सिमम कब होगा जब बी की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, बी की वैल्यू मिनिमम यानी कि जो डैम्पिंग फोर्स है, जो मतलब विरोध करने वाला फोर्स है, ठीक है, जो ऑपोजिट फोर्स लगता है वो क्या हो मिनिमम हो, वो क्या हो मिनिमम हो, तो अपने को ए क्या होगा मैक्सिमम होगा, बस सेम ग्राफ ये शो कर रहा है। जब नेग्लिजिबल डैम्पिंग यानी कि नगण्य अवमंदन, लो डैम्पिंग यानी कि अल्प अवमंदन, हाई डैम्पिंग यानी कि उच्च अवमंदन। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है हाई डैम्पिंग यानी उच्च अवमंदन यानी कि ज्यादा, जो ये डैम्पिंग वाला फोर्स ज्यादा होगा उसकी वैल्यू, तो ये ज्यादा होगा तो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा कम मिलेगा, देख लो, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा कम होगा, देख लो एम्पलीट्यूड यहाँ आ गया। जब ये लो है, थोड़ा सा लो है तो ये, और जब बिल्कुल ही नगण्य की ये मान लो कि भाई भाई अपन जीरो तो मान नहीं सकते, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैम्पिंग फोर्स होता है, डैम्पिंग यानी कि घर्षण वगैरह चीजें, ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि नगण्य है, क्या मान लेते हैं नगण्य, नगण्य है तो एक ही वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, देखो नेग्लिजिबल डैम्पिंग एक ही वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है, तो डैम्पिंग का ये पड़ता है इफेक्ट, ठीक है, और सिंपल सी बात है, रेजोनेंस पे क्या होगा, रेजोनेंस पे आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, आयाम क्या मिलेगा अधिकतम मिलेगा, आपको मिलेगा अधिकतम आयाम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि जो बाहरी बल की आवृत्ति है वो इसकी स्वाभाविक आवृत्ति यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, जो पहले से ऑसिलेशन कर रहा है उसकी, और जो बाहर से दे रहे हो उसकी, दोनों की आवृत्ति मैच हो जाए, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, उस केस में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम ऊर्जा की सप्लाई होगी, ठीक है, सब कुछ मैक्सिमम होगा, लेकिन उस मैक्सिमम में भी कितना मैक्सिमम होगा वो डिपेंड करता है किस पे, बी पे, डैम्पिंग फोर्स पे। यदि डैम्पिंग फोर्स नहीं है बिल्कुल, यदि डैम्पिंग फोर्स जीरो होता ना तो ये बहुत ज्यादा अनंत इनफाइनाइट, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता, डैम्पिंग फोर्स जीरो, ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स यदि लो है, बहुत ज्यादा लो है, तो अपने को एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई मिलता है, ठीक है, बात क्लियर। तो इस तरीके का ये केस है। एक फेमस एग्जांपल भी है, मैं आपको पहले लिखवाना भूल गया, एक सेना होती है जो जब पुल पार करती है ना तो वो लेफ्ट राइट करते हुए पुल पार नहीं करती, रीजन क्या है कि यदि पुल क्या करता है अपने आप में एसएसएम करता है, भाई पुल क्या है, पुल भी अपने आप में क्या करता है हिलता रहता है, वो आवृत्ति बहुत कम होती है, आप उसको महसूस नहीं कर सकते सिंपली, लेकिन पुल भी अपने आप में हिलता रहता है, ठीक है, तो जो पुल है, पुल की आवृत्ति और जो आप लेफ्ट राइट कर रहे हो उसकी आवृत्ति दोनों मैच हो जाए, क्योंकि भाई पुल की आवृत्ति तो क्या नेचुरल आवृत्ति है, आप जो सेना चल रही है आर्मी, उनके जो पैरों का मूवमेंट है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी वो दोनों मैच हो जाए ना तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑस्किलेशन होगा, अधिकतम आयाम प्राप्त होगा, और पुल ज्यादा हिलने डुलने लगेगा, और ज्यादा हिलने डुलने लगेगा तो इसलिए पुल टूट भी सकता है, तो इसलिए सेना वगैरह कुछ पुल पार करते हुए कभी भी ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करते, ठीक है, बात क्लियर। क्योंकि कारण क्या होता है कि यदि पुल की आवृत्ति उनकी जो सैनिक है उनकी जो लेफ्ट राइट वाला मोशन है उसकी आवृत्ति से मैच हो जाए तो उस केस में पुल के टूटने का खतरा बना रहता है, क्यों, क्योंकि फिर उसके में मैक्सिमम ऑस्किलेशन होगा, अधिकतम आयाम प्राप्त होगा, तो फिर पुल टूटने का खतरा बना रहता है, इसीलिए सेना चुपचाप चलती है, ठीक है, वहां से सीधे निकल जाती है, लेफ्ट राइट होता भी है, पुल आने के बाद वो रुक जाते हैं, फिर पुल खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा ये पता रखना, ये सारी चीजें, ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे ये याद रहे तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो ये तो याद रखना ही है, ए इक्वल टू एफ नॉट बी ओमेगा, और ये कंडीशन कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे क्या होता है रेजोनेंस होता है, बात क्लियर, सारी कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बोल देता हूं, जब बाहरी बल की आवृत्ति और इसकी स्वाभाविक आवृत्ति नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो जाए तो उस कंडीशन में होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस में आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा,
मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और एनर्जी में एक कंडीशन और आ जाती है, क्या आता है, डैम्पिंग आ जाता है। यदि वो विरोध करने वाला फोर्स, अपोजिट फोर्स, डैम्पिंग यदि बहुत लो हो, नगण्य हो, तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। डैम्पिंग थोड़ा बहुत हो तो लो, और डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो तो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा तो सही आई, लेकिन उसमें भी फिर थोड़ा कम। किस कारण, अवमंदन के कारण, डैम्पिंग के कारण। बात क्लियर। चलिए, तो फिर यहाँ पे होती है ये क्लास भी खत्म और ये चैप्टर भी खत्म और ये टॉपिक भी खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां अपन सॉल्व करेंगे अब तक के पूछे गए सवाल 2016, 18, 22 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वैसे एक बार आप बता देना। मैं तो सोच कर रखा हूँ कौन सा स्टार्ट करना है, लेकिन आप बताना सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।